नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर चुनावी सरगर्मी के बीच ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर आज केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि सीआरपीएफ की गाड़ियों में बक्से भर भर करके पैसे लाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस की हार के तौर पर देखती दिखाई दे रही है। इन सब के बीच गंभीर सवालों की स्थिति बनी हुई और कुछ हम अहम सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि ये स्थिति जो पैदा हुई है, ईडी सीबीआई के साथ साथ सीआरपीएफ की भी एंट्री हो गई है। ऐसे में सवाल यह कि छत्तीसगढ़ में सियासी लड़ाई ईडी और सीआरपीएफ पर आई। पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले ईसी सीआरपीएफ की एंट्री के क्या मायने? छत्तीसगढ़ में ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की जांच की मांग क्यों की गई और भूपेश बघेल जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनके बयान के मायने क्या हैं? इसी पर जरा बातचीत करेंगे, सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। चर्चा के लिए खास पैनल जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावों से पहले ईडी आईटी की कार्रवाई पर सियासत तेज हो गई है, तो इस बीच सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। दरअसल सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि मतदाताओं को लुभाने के लिए बक्सों में भर भर कर पैसे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ के प्लेन में बक्से भर भर कर पैसे आ रहे हैं। ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की चेकिंग होनी चाहिए। सीआरपीएफ के जो प्लेन में भर के बक्से भर भर के बड़े बड़े बक्से भर के आए, उसकी चेकिंग नहीं हो रही। ईडी आए जांच करे, लेकिन निर्वाचन आयोग से मैं कहना चाहूंगा कि इनके वाहनों के भी चेकिंग होना चाहिए अनिवार्य रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है और ये आखिरी दांव है कि बक्सों में पैसे भर भर के लाए जा रहे हैं और उसका उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जाएगा। इसलिए सभी वाहनों की चेकिंग, खासकर ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की चेकिंग होना चाहिए। सीएम भूपेश बघेल की ओर से बड़े आरोप लगाने पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने एक्स हैंडल पर लिखा है, ये डर अच्छा लगा। चुनाव हारने के बाद कांग्रेसी ईवीएम पर सवाल उठाते थे, अब हारने से पहले ही बहाना तैयार करके बैठे हैं। दाऊ भूपेश बघेल, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन सीआरपीएफ के जवानों पर ऐसे आरोप लगाते हुए थोड़ी तो शर्म कर लेते। ये जवान हमारे देश की धरोहर है, इनकी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार किसी को भी नहीं है। इतना ही नहीं, सीएम बघेल के बयान पर बीजेपी नेताओं ने करारा वार किया है और इसे हार का डर बता दिया है। देखिए, मुझे लगता है कि अब भूपेश बघेल जी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, हार उनको सुनिश्चित दिखाई दे रही है और इसलिए ऊल जलूल और वाहियात आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। सेंट्रल एजेंसियों के ऊपर में ऐसा आरोप लगाकर वो उनको डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि नक्सलवादियों का साथ कांग्रेस को मिल गया है और इसलिए वो सेंट्रल फोर्सेस को डिमोरलाइज कर रहे हैं। फिलहाल सीएम की ओर से सीआरपीएफ को लेकर दिए गए बयान पर सियासत तेज हो गई है और अब देश के जवानों के नाम पर सियासत शुरू हो गई है। इस बीच सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि सीएम भूपेश बघेल सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल जनता पर इस मुद्दे का कितना प्रभाव पड़ेगा, ये देखना होगा। टीम न्यूज स्टेट। आज 2 नवंबर है और ठीक 5वें दिन छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान होना है, यानी कि गिनती के दिन बचे हुए। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से इतने गंभीर आरोप लगाने के मायने क्या हैं और इसको किस तरह से देखना चाहिए और क्या इसकी इजाजत कहीं ना कहीं नियम कायदे कानून भी देते हैं कि क्या सुरक्षा बलों की गाड़ियों की जांच हो और तमाम एजेंसियों की गाड़ियों की जांच हो? इस पर जरा बातचीत करते हैं। बातचीत के लिए खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। सबसे पहले उनसे परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता अवधेश जैन जी हैं। अवधेश जी, बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता अभय नारायण राय जी हैं। अभय जी, आपका भी बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं। बाबूलाल सर, आपका भी बहुत स्वागत। मैं शुरुआत, देखिए अभय नारायण राय जी, आपसे ही करना चाह रहा हूं। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि इतना गंभीर आरोप लगाया गया है, इसके पीछे की वजह क्या और इसका आधार क्या है? क्योंकि ये बहुत छोटी बात नहीं है और किसी छोटे व्यक्ति ने नहीं लगाया है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियों पर, यहां तक कि सुरक्षा बलों पर भी संदेह व्यक्त करना कितना सही है? इस आरोप का आधार सबसे पहले तो समझना चाहूंगा, और इसके पीछे क्या कोई डर भी है जो बीजेपी कह रही है? अभय नारायण राय जी। अभय जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? चले, शायद अभय नारायण जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। गंभीर जो आरोप लगाए गए उस पर सवाल उनसे पूछा गया था, लेकिन शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है, उनको ठीक कराते हैं। अवधेश जैन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप किस तरीके से देख रहे हैं? प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और देखिए, ईडी, सीबीआई, आईटी, इसको लेकर के उनकी कार्रवाइयों पर बहुत सवाल उठते हैं। कहा जाता है कि सिर्फ विपक्षी नेता या फिर विपक्ष की ही सरकारों पर ही इनकी नजरें क्यों टेढ़ी होती हैं? ऐसे में क्या इनकी क्रेडिबिलिटी अब ज्यादा नहीं गिर रही है? ऐसे वक्त भैया आ गए हैं कि अब इनकी गाड़ियों की जांच की मांग की जा रही है, और कोई और नहीं बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। सीआरपीएफ की गाड़ियों की भी जांच की मांग हो रही है। अवधेश जी, ये सवाल आपसे। अवधेश जी, क्या आप तक भी आवाज नहीं पहुंच रही है? चलिए, अवधेश जी तक भी आवाज नहीं जा रही है। अभय नारायण राय जी तक भी आवाज नहीं जा रही है। अभय जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? इस वक्त सुन पा रहे हैं आप अभय जी? आवाज आ रही है। चलिए, आवाज पहुंच गई। अब मैं अवधेश जी की जो तकनीकी दिक्कत है उसको ठीक करने की कोशिश करता हूं। मैं आपके पास सबसे पहले आया था, और सवाल यह है सर कि आप इतना गंभीर आरोप मुख्यमंत्री की तरफ से लगाया गया है। अगर आप सवाल सुन पाए हो तो ठीक, नहीं तो मैं दोबारा कह रहा हूं कि इस गंभीर आरोप का आधार क्या है? स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं, वो काम कर रही हैं, सुरक्षा बल हैं, उनका मोराल है, उनका इकबाल ही बहुत जरूरी होता है, और कोई छोटा आदमी ये आरोप नहीं लगा रहा है। मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उनकी तरफ से ये गंभीर आरोप सबसे पहले इसीलिए मैं समझूंगा कि इसका आधार क्या है, और क्या कोई डर भी है जो बीजेपी कह रही है? निश्चित रूप से यह गंभीर इसलिए है आरोप कि मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की छवि गंभीर के रूप में है। कभी कोई वो लूजटॉक नहीं करते, कभी कोई वो गलत आरोप नहीं लगाते, लेकिन जिस तरह से संघीय व्यवस्था को कुठाराघात किया गया है, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है, ईडी तो छत्तीसगढ़ में ऐसी बैठी हुई है जैसे यहाँ के थाने हवलदार, चौकीदार और पुलिस बैठती है, वैसे ईडी ने अपना यहाँ घर खोल लिया है। ईडी यहाँ बैठ चुकी है, और ईडी के दफ्तर में भी चोरी होने लग गई, ईडी के पैसे गायब होने लग गए। राजस्थान में तो आज ईडी के अधिकारी, ये जो कुछ हो रहा है वो हम जानते हैं, प्रदेश की जनता जानती है, गाहे बगाहे हम इसके बारे में जवाब तलब भी करते हैं। मुख्यमंत्री जब आरोप लगाते हैं वो भी हम दिखाते हैं। मैं सवाल कुछ और पूछ रहा हूं, इस गंभीर आरोप का आधार क्या है? क्योंकि सिर्फ मुख्यमंत्री ने आरोप लगा दिया यही बड़ी बात नहीं है, बल्कि आरोप भी बहुत गंभीर लगाए गए। सेंट्रल जांच एजेंसियों की गाड़ियों की चेकिंग, यानी कि क्या वो भर भर के पैसे ला रहे हैं और नेताओं के घरों पर रख दे रहे हैं? कोई आधार तो हो। ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में हम दो और हमारे दो, नरेंद्र मोदी और अमित शाह कुछ भी कर सकते हैं, किसी का भी दुरुपयोग कर सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी ने आरोप लगाया है तो आधार भी होगा, और आधार जहां देना होगा वहां दिया भी जाएगा, निर्वाचन को बात बताई जाएगी। निश्चित रूप से बिना आधार के कोई बात नहीं की जाती। ये जनता की अदालत है, बहुत शर्मनाक बात है। ये अभय नारायण जी, ये जनता सब देख रही है, ये पब्लिक डोमेन है। आप किस प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं अभय नारायण जी? किस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं आप? एक पब्लिक डोमेन पर, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, एक चर्चा में शामिल है। प्रदेश की जनता आपको देख रही है, हजारों लाखों की जनता आपको देख रही है। क्या लगता नहीं है आपको कि उनको जवाब देना चाहिए? उनकी भी जवाबदेही है, उनके प्रति भी। मैं जवाबदारी के साथ कह रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में कह रहा हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो प्रश्न उठाया है, निश्चित रूप से कोई आधार होगा, और आधार जल्द सामने आएगा। आपने एजेंसियों के प्रति सवाल उठा दिए, लेकिन सीआरपीएफ
कि हमें सुरक्षा सीआरपीएफ एजेंसी के है बारे सर, में भी सोचना पड़ रहा है। ईडी और सीबीआई के तो हम सोच ही रहे थे, अर्धसैनिक बल है अभय नारायण जी, संघीय व्यवस्था के लिए। सीआरपीएफ जो है वो अर्धसैनिक बल है, नक्सलवाद से कितना लोहा लेते हैं वहां पर जवान बैठ करके, आपको मालूम है ना। अभय नारायण जी सुन भी नहीं रहे आप मेरी बात। नक्सलवाद से लोहा लेने कौन आता है? हमको आप और हम जाते हैं क्या? आप और हम जाते हैं नक्सलवाद से लोहा लेने के लिए? बिहड़ों में, जंगलों में कौन अपनी जान गंवाता है? सीआरपीएफ जाती है ना। तो सीआरपीएफ पर इतना गंभीर आरोप लगा करके क्या उनका मनोबल नहीं तोड़ा जा रहा है? कहां से सवाल आ गया? हम तो सीआरपीएफ के दुरुपयोग की बात कर रहे हैं। अच्छा, हम तो सीआरपीएफ के दुरुपयोग की बात कर रहे हैं। चलिए, चुनाव में जो सीआरपीएफ लाई जा रही है उसकी बात कर रहे हैं। उनकी निष्ठा पे कहीं संदेह नहीं है। लोहा लेने का काम हर मोर्चे पे हमारे जवान करते हैं, उन पे कहीं किसी को शक नहीं है। लेकिन ये जो संघीय व्यवस्था को खत्म करने का काम और जिनकी वजह से ये बात बोलनी पड़ रही है, वो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि आज उन्होंने ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न कर दी। एक चुनाव जीतने के लिए वो क्या क्या हथकंडे अपना सकते हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं, हम उस सोच पर, उनके कार्य प्रणाली पर अपनी बात। देखिए, लोकतंत्र है, इस तरह के आरोप लगा देने का अधिकार भी लोकतंत्र आपको देता है। क्योंकि देखिए, किसी भी तरह से संघीय ढांचे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और अगर प्रदेश के मुखिया को इस तरीके से किसी तरह का कोई शक है तो वो उठा रहे हैं, ये भी ठीक बात है, इसका उनके अधिकार क्षेत्र में भी है। लेकिन अब इसको लेकर के वो शिकायत की बात कर रहे हैं। शिकायत होगी क्या, या सिर्फ मीडिया में बयान आएगा? निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग के पास और उचित एजेंसियों में हम जाएंगे। ठीक है। अवधेश जी क्या जुड़ चुके हैं क्या? अवधेश जैन हमारे साथ हैं क्या? जो एजेंसियां हैं, संवैधानिक एजेंसियां हैं। चलिए, अवधेश जी हमारे साथ अभी नहीं है, उनसे हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन बाबूलाल सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, इसको किस तरह से देखा जाए? आरोप तो बहुत गंभीर है, लेकिन क्या यह भी सच नहीं है कि आज इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि इन एजेंसियों के क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठने लगे हैं? ये भी सवाल उठने लगे हैं कि विपक्षी नेताओं या विपक्ष की सरकारें जहां पर हैं वहीं पर इनकी नजरें टेढ़ी क्यों होती हैं, और फिर इस तरह के आरोप क्यों ना लगाए जाए, इस तरह के सवाल क्यों ना उठे? देखिए, सुरक्षा बलों पर इस तरह की शंका किया जाना निश्चित रूप से मैं दुर्भाग्यजनक तो मानता हूं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां दिख रही हैं इसमें जिसकी वजह से सीएम जैसे पद में बैठे हुए व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं। और अगर सीएम ने आरोप लगाया जो सूबे का मुखिया है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई कारण या बात जरूर होगी। इसलिए जो है इसको इस रूप में देखिए कि उनका शंका करने का जो कारण है वो मुझे समझ में जो आया है कि अभी छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को जहां चुनाव होने हैं वहां पर्याप्त बल मौजूद है। फिर विशेष विमान से ये इन लोगों को क्यों लाया गया और इसके साथ में संदूक क्यों आए हैं? तो मतलब सर, जो आधार जो है अभय नारायण जी को जो बात बतानी चाहिए थे वो आप बता रहे हैं। ये बड़ा मतलब मुझे लगता है कि उनके पास से आता, लेकिन ठीक है, आप जो बता रहे हैं बहुत अहम तथ्य है, जरा कंप्लीट करें सर। दूसरा मैं कह रहा हूं कि दूसरा कारण ये है कि देखिए, या तो इनको ये इस बात सच है जो सीएम कह रहे हैं, और या जो है इनको हार का डर सता रहा है, जिसके कारण ये पहले से भूमिका बना रहे हैं कि भाई कल को अगर हम हार गए उस क्षेत्र में, बस्तर क्षेत्र में, तो हम कह सकेंगे कि भाई पेटियां आई थी, उसमें पैसे थे, हमने कहा था। ये दो चीजें मुझे समझ में आई है इस पूरे प्रदेश में। लेकिन आप क्या देख रहे हैं सर? क्या कोई जवाब जो पर्याप्त सुरक्षा बल हैं उसके बावजूद अतिरिक्त टुकड़ियां आ रही हैं, उनके साथ संदूक आ रहे हैं, ये स्थिति है? शायद यही आधार है इस आरोप का। मुझे ऐसा लगता है कि इसका कारण मुझे यही नजर आया कि विशेष विमान आया, विशेष विमान में टुकड़ी आई है, जबकि पर्याप्त बल मौजूद है पहले से, तो उस पर शायद इस सीएम साहब को शंका हुई है और कहीं न कहीं कोई सूत्र मिला है उनको, क्योंकि सीएम जैसे पद पर बैठ करके हवाई आरोप, तो इसका बड़ा आरोप तो लगाया नहीं जा सकता। लेकिन बाबूलाल सर, एक और बात, जब ऐसी टुकड़ियां जो है ट्रेवल करती हैं, ठीक है, विशेष विमान आया और अतिरिक्त बल आया, उसको लेकर के एक अलग बात कही जा सकती है, लेकिन उनका सामान भी होता है, एमुनिशंस भी होती हैं, बहुत से संदूक में उनके जरूरी जो है वो हथियार होते हैं। तो क्या उनमें पैसे होना, कह देना, ये मैं वही आ रहा था कि ये जितनी भी टुकड़ियां आती हैं उनके अपने किट्स होते हैं। मैंने वो बात कहना चाह रहा था मैं, उनके किट्स भी होते हैं, लेकिन सीएम ने उनको जानते हुए भी, उनको सब मालूम है कि किट लाते हैं, सब एमुनेशन भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने आरोप लगाया है।
तो निश्चित रूप से जो है कोई बात गंभीर रूप से समझ में आई होगी। इसकी वजह से उन्होंने कहा है, हमको मानना पड़ेगा, सूबे के वो मुखिया हैं, तो उतना बेतरतीब तो कोई बयान देंगे नहीं। चीज और ये जो 5 दिन का 5वें दिन देखिए पहले चरण का मतदान है, तो क्या अभी तक ये आरोप नहीं लगना या लगाना, इसके पीछे यही वजह है कि उनको ऐसा कुछ दिखा नहीं, लेकिन क्या इसे जोड़ा जा सकता है कि सिर्फ 5 दिन बाद चुनाव है पहले चरण का और 5 दिन पहले ये आरोप लग रहा है, या फिर अतिरिक्त बल आया, उनको संदेह हुआ और वो कोरिलेट कर रहा है, इसके बाद वो आरोप लगा रहे हैं? यही कारण है। जो दूसरी बात आपने कही है कि 5 दिन पहले ही, जब 5 दिन बाद चुनाव है, मतदान है, अचानक विशेष विमान का आना से उनको शंका पैदा हुई, मुझे ऐसा लगता है। मेरा एक आकलन है। बीजेपी इसको लेकर के कुछ और सवाल खड़े करिए। मैं जल्दी से जाता हूं, अवधेश जी जुड़ चुके हैं। अवधेश जी बड़े देर से आए, लेकिन मुझे लगता है दुरुस्त आए होंगे। अब आवाज आ रही है? जी नमस्कार। मैं जवाब लेना चाह रहा हूं, और देखिए अगर आपने बाबूलाल सर को भी सुना हो और अभय नारायण जी को भी सुना हो तो उसका और बेहतर जवाब दे पाएंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो आरोप आप देख रहे हैं कितना गंभीर और कितना बड़ा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हार का डर बता देना ही काफी नहीं होगा। सूबे का मुख्यमंत्री ये बात कह रहा है और गंभीर आरोप न सिर्फ एजेंसियों बल्कि सीआरपीएफ अर्धसैनिक बलों पर लगा रहे हैं। वो हर एक प्रोटोकॉल को और संघीय ढांचे को समझते हुए ये आरोप लगा रहे हैं। क्या आधार आपको नजर आता है? उसके अलावा यह भी कि क्या यह सच नहीं है कि मौजूदा परिप्रेक्ष्य जो है पिछले कुछ सालों में इन एजेंसियों का क्रेडिबिलिटी इतनी डाउन हो गई है कि अब इस तरह के आरोप भी झेलने पड़ रहे हैं कि भैया गाड़ी की चेकिंग करा लो, पैसे लेकर आ रहे हो। कांग्रेस का ये इतिहास रहा है कि शासन प्रशासन का दुरुपयोग करना इनका। मैं याद करता हूं, जब देश में इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त हुई थी तो देश में इन्होंने आपातकाल लगा दिया था। बूथ में कब्जा करना, फर्जी मतदान करना इनकी इतिहास रहा है। तो जो जैसा होता है वो वैसा सोचता है और वैसी बात करता है। बाकी रही 75 में मत जाओ, प्रभु मुहूर्त देखी तीन सीआरपीएफ जो आप अचानक लाए हो, इनकी भावना जैसी है वैसे ही ये सबको देख रहे हैं। 5 दिन पहले मतदान के पहले इस प्रकार का बात करना नहीं। अवधेश जी मुझे इसका मतलब समझा दीजिए, मुझे इसका मतलब समझा दीजिए। अतिरिक्त बल की जरूरत क्यों पड़ी? केंद्रीय एजेंसियां अपने हाथ में लिए हुए सुरक्षा को, पर्याप्त व्यवस्था है, पर्याप्त सुरक्षा हो रही है। 20 सीटों के लिए पूरी जो है सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। अब ये अतिरिक्त टुकड़ी क्यों आ रही है? उनके साथ इतने भारी भारी भरकम संदूक आ रहे हैं, शक पैदा हो रहा है इसी से। जवाब दीजिए क्यों? एक काम करें क्या, सीआरपीएफ को बंदूक विहीन हथियार विहीन कर दें क्या बंदूक विहीन हथियार भी सीआरपीएफ नक्सली क्षेत्रों में जो 5-7 तारीख को मतदान हो रहा है नहीं, पर्याप्त सुरक्षा बलों के मौजूद, पर्याप्त टुकड़ियों के होने के बावजूद अतिरिक्त टुकड़ियां क्यों आ रही है? लगाना है कि बड़े बड़े पक्ष आ रहे हैं, बल्कि नहीं, अतिरिक्त टुकड़ियां क्यों आ रही है? प्रदेश में मैं आपको बता रहा हूँ, प्रदेश में शासन इनका, प्रशासन इनका। अरे अभी तो मत बोलिए आप यार। अवधेश जी ये आप एक बच्चा भी जानता है कि चुनाव आयोग के हाथ में है पूरी प्रक्रिया। पूरे विधानसभा केंद्रों तक पहुंचा दिए हैं पुलिस के माध्यम से, नोटों का बंटन पूरे। अवधेश जी क्या पुलिस इस वक्त सरकार के हाथ में है? आप गलत नैरेटिव सेट करने की बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ये गलत बात करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश की पुलिस किसके हाथ में आपको पता है? इस वक्त आचार संहिता लागू है सर, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, एक बच्चा भी जानता है। आचार संहिता लागू है तो सीआरपीएफ के भी लागू है और पुलिस से। मुझे एक बात बता दीजिए, अच्छा अवधेश जी, ये आखिर क्यों होता है? ये क्यों होता है कि इस तरह की जो सीबीआई, ईडी, आईटी उत्पादन पे इन पे जांच चल रही है? अवधेश जी सवाल सुन पाएंगे क्या? वो सख्त शराब का अवैध भंडारण इन्होंने प्रदेश के हर विधानसभा केंद्रों में कर लिया है। अरे वाह, उससे जाने के लिए इस प्रकार का ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, बल्कि ये सवाल का जवाब ही नहीं देंगे। ये नोट ऊपर पहुंचा करके एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, एक छोटा सा जवाब दे दिए अवधेश जी। क्यों ऐसा होता है कि विपक्षी नेता ही और विपक्ष की सरकारों वाले प्रदेश में ही ये एजेंसियां पहुंचती हैं, इनके अधिकारी पहुंचते हैं और जांच होती है? क्यों कोई सत्ता पक्ष का व्यक्ति नहीं होता है? और क्यों कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले इन एजेंसियों के रडार पर रहा हो, आपकी पार्टी ज्वाइन कर ले, वो सेफ हो जाता है, आंख कान नाक बंद कर लेती है ईडी, सीबीआई, आईटी सब? मैं आपको उत्तर दे रहा हूं। 5 वर्ष पहले भी इन्होंने यही आक्षेप लगाया था, सीआरपीएफ भी आक्षेप लगाया था, ईवीएम भी आक्षेप लगाया था। उस समय इनकी सरकार बनी थी। ये ऐसा करके जनता का सिंपैथी लेने का ये षड्यंत्र करते हैं। साथ में ये जो फर्जी साड़ी बांटते हैं, फर्जी दारू बांटते हैं, फर्जी नोटों का बंडल बांटते हैं, उससे ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार का आक्षेप लगाते हैं। यदि ये
षड्यंत्र होता तो 5 साल पहले इनकी सरकार नहीं आती, इनकी सरकार अभय जी जवाब दीजिए। तब भी वही सीआरपीएफ थी, तब भी वही क्या बोलते हैं प्रदेश में भाजपा सरकार थी, केंद्र में भी भाजपा सरकार थी, तब भी हमारी सरकार हटी। ये सब षड्यंत्र है जनता से भारतीय जनता पार्टी को ये सब षड्यंत्र है। सीआरपीएफ की बचाव करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? उत्पादन कर रखा है फर्जी मार्का वाला। सीआरपीएफ अपना बचाव करे, सीआरपीएफ अपना बयान जारी करे, ईडी अपना बयान जारी करे, ईडी की दी गई जब्ती को इनसे पूछिए कि कितने फर्जी मार्का वाले विधानसभा केंद्रों तक शराब पहुंचा रखे। निर्वाचन आयोग ने कोई और आप इनका इतिहास अच्छा ठीक है वक्त कम है अभय जी, एक छोटे से सवाल का जवाब जल्दी से दे दीजिए। ईडी, सीबीआई, सीआरपीएफ का दुरुपयोग होता है, लेकिन कोर्ट में क्यों आखिर फिर जमानत नहीं मिलती है? इसका जवाब भी दे दीजिए ना फिर। क्या निर्वाचन आयोग अरे जमानत क्यों नहीं मिली? आपके अधिकारी जेल में, आपके चलिए नहीं, बुनियादी सवालों के जवाब आपके पास भी नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं कि सिर्फ विपक्ष की सरकारों की नजरें क्यों टेढ़ी होती है? अब देखिए आपने उसका जवाब भी नहीं दिया। क्रेडिबिलिटी डाउन हो रही है इन एजेंसियों की, उस पर भी जवाब आपने नहीं दिया है। ठीक है बाबूलाल सर, मैं आखिरी में समझना चाहूंगा, संघीय ढांचे की बात है सर, ये अपने आप में छोटी बात नहीं है। वक्त के साथ जो हरास हो रहा है उसको कैसे आप देखते हैं, आगे क्या दिख रहा है? वो क्यों है? शॉर्ट में चाहूंगा सर बाबूलाल सर। आपके नेता जेल में क्यों है? किसकी गाड़ी में आया? कितने लाख लीटर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर बाबूलाल सर जवाब। संवैधानिक संस्थाओं के बल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, बस्तर में पुनः दबाया होगा। ठीक है अभय जी, अभय जी आप दोनों से सवाल नहीं पूछ रहा हूं, वक्त नहीं है, मुझे वाइंड अप करना है। बाबूलाल जी से सवाल है, जवाब दे दिए बाबूलाल सर, शॉर्ट में जवाब। संघीय ढांचे का मामला है सर, ये उस पर सवाल है, ये प्रदेश के वो देश के लोकतंत्र के लिए कितना सही कितना गलत, जल्दी से। सबसे पहला जो बात मैंने कही थी कि सीआरपीएफ जैसी संस्था पर शंका नहीं की जानी चाहिए, सबसे पहला वाक्य मैंने कहा था। अब मुझे ये लगता है कि ये रणनीतिक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है राजनीति का, ताकि जनता में ऐसी चर्चा चल पड़े और जनता शंका करे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर में। ठीक है, कुल मिलाकर के सर मैं ये देख रहा हूं कि साम दाम दंड भेद जो राजनीति में सत्ता प्राप्ति के लिए अपनाया जाता है, वो हर एक हथगंडा, हर एक साम दाम दंड भेद अपनाने की कोशिश भी ये हो सकती है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के देखना होगा